Hello guys, welcome to my channel and today's topic is electro restriction phenomena. इस phenomena को डिस्कस करना है जो डील करेगा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के साथ. सो व्हाट इज इलेक्ट्रो रिस्ट्रिक्शन phenomena? तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं इलेक्ट्रो रिस्ट्रिक्शन phenomena में डेल्टा एस मीन्स एंट्रोपी के साथ डील करना है आपने डायरेक्टली. जैसे मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पे कि एस को डेल्टा एस लिख दिया मैंने कि डेल्टा एस मीन्स ये डायरेक्टली डील करेगा एंट्रोपी के साथ. सो इफ चार्ज न्यूट्रलाइजेशन इज देयर देन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव. ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आपके फ्री हो जाएंगे. अगर अनपेड मॉलिक्यूल मेरे ज़्यादा हो जाएंगे तो मेरी एंट्रोपी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. अगर एंट्रोपी बढ़ेगा, एंट्रोपी डायरेक्टली डील विद द स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड स्टेबिलिटी कांस्टेंट डायरेक्टली डील विद द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स. सो डेल्टा एस इंक्रीज directly proportional to stability constant, directly proportional to the stability of the complex. If in the complex electron neutralization is occur, then restriction on the movement of molecule decrease. Consequently randomness increase because of the free solvent molecule. So क्या कह सकते हैं, electro restriction means delta S increase directly proportional to the stability of the complex. तो उससे complex की stability क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. ठीक है, कि जब आपका रिस्ट्रिक्शन होता है आपके मॉलिक्यूल के ऊपर तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्री हो जाएंगे, और जैसे ही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्री होगा एंट्रोपी बढ़ जाएगी, और एंट्रोपी बढ़ने से आपके कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द बेसिसिटी ऑफ द लीगेंड. लीगेंड की बेसिसिटी पे किस तरह से डिपेंड करेगा. When the basicity of the ligand increase, stability of the complex increase. So means basicity directly proportional to the stability. Steric hindrance. When bulky ligand present on the ligand, stability decrease हो जाएगा, क्योंकि आपका स्टेरिक जो है वो बहुत ज़्यादा हिंडर्ड करेगा, और हिंडर्ड की वजह से आपका वहाँ पे क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी जो होगी कॉम्प्लेक्स की वो डिक्रीज हो जाएगी. चिलेशन किस तरह से डील करेगा, चिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी. चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं. आपके पास है CrF6, उसके बाद कॉम्प्लेक्स है आपका CrNH थ्राइस 6 एंड देन CrEn का थ्राइस. तो हमें बताना है विच ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल और अरेंज द फ्लॉविंग अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स. सो इथिलीन डायमीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिलेशन. ठीक है, तो चिलेशन वाले कॉम्प्लेक्स आपके ज़्यादा स्टेबल होंगे. उसके बाद है F6 और NH36. अगर हम यहाँ पे देखें कि दोनों मेरे किस तरह के कॉम्प्लेक्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से देखें तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, बट अमोनिया का कॉम्प्लेक्स जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि अमोनिया के कॉम्प्लेक्स में जो मेरा अमोनिया है वो मेरा अच्छा बेस है एज कंपेरिजन टू फ्लोरीन के. सो यहाँ पे अमोनिया क्या है आपका, इज़ अ गुड बेस एज कंपेरिजन टू फ्लोरीन. दूसरा क्या हो जाएगा, आप इसको स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड और वीक फील लिगेंड के हिसाब से भी क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं. इथिलीन डायमीन स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड एज कंपेरिजन टू अमोनिया, एंड अमोनिया इज स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड एज कंपेरिजन टू फ्लोरीन. तो दोनों हिसाब से आप अरेंज कर सकते हैं, लिगेंड के नेचर के हिसाब से भी और आपका जो लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ होती है उसके हिसाब से भी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है ये AgNH3 ट्वाइस एंड AgEn का ट्वाइस. इसमें बताना है आपने कि कौन सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपका स्टेबल होगा. देखिए, जब इथिलीन डायमीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनेगा, ऑल्दो दिमाग में आ रहा है कि यहाँ पे भी चिलेशन हो जाएगा, और चिलेशन की वजह से ये कॉम्प्लेक्स मेरे ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. ऑल्दो इसमें चिलेशन है बट स्टिल द कॉम्प्लेक्स इज अनस्टेबल. अमोनिया के साथ जो आपका Ag कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो आपका ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा. दोनों में जो Ag है आपका वो +1+1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, D10 इलेक्ट्रॉन है, बट अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल बनेगा एज कंपेरिजन टू इथिलीन डायमीन. रीज़न क्या है कि जो मेरा Ag है वो हमेशा लीनियरिटी को फॉलो करेगा, मीन्स उसका जो स्ट्रक्चर होगा, ज्योमेट्री होगी, वो हमेशा लीनियर बनेगी. लेकिन वो अगर इथिलीन डायमीन के साथ चला जाता है तो उसका स्ट्रक्चर रिंग में चला जाएगा, वो स्ट्रक्चर आपका लीनियर नहीं रहेगा. जबकि जो Ag है, जो सिल्वर है, वो हमेशा लीनियर स्ट्रक्चर को प्रेफर करेगा. दैट इज़ वाई अगर वो रिंग में चला जाएगा तो स्ट्रेंड स्ट्रक्चर बन जाएगा जो उसका अनस्टेबिलिटी की तरफ लीड करेगा. लेकिन अमोनिया के साथ उसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, लीनियर, जो उसको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों के अंदर क्या होगा, हेयर द लिगेंड इथिलीन डायमीन इज अ चिलेटिंग लिगेंड विच डू नॉट अलाउ द लीनियर कॉन्फिगरेशन, हेंस लेस स्टेबल. जबकि यहाँ पे दूसरे स्ट्रक्चर में अमोनिया वाले में क्या है आपका कि वहाँ पे लीनियरिटी को फॉलो करेगा, तो लीनियर कॉन्फिगरेशन आएगी तो आपका स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा. ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ वर्नर थ्योरी. इंपॉर्टेंट है,
In 1913, first Nobel Prize in Inorganic Chemistry, also known as the father of chemistry, inorganic chemistry, Werner. So Werner theory क्या कहती है? According to Werner, the coordinated complex generally show two type of valency. हमें पता है 12th से पढ़ते आ रहे हैं, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी. कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, प्राइमरी वैलेंसी क्या करेगा, सेकेंडरी वैलेंसी क्या करेगा. तो आप इसको याद रख सकते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी मतलब क्या, जो सर पे बैठा रहता है. ठीक है, सबसे पहला जो होगा, जो सबसे पहले आएगा, बोलते हैं ना कि वो सर पे बैठा रहता है. तो सर पे कौन बैठा रहता है? चार्ज, यानी कि मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट. सो प्राइमरी वैलेंसी मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ डील करेगी. ठीक है, और उसके बाद आती है हमारी सेकेंडरी वैलेंसी. सेकेंडरी वैलेंसी बहुत सारी हो जाती हैं, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलती है? प्राइमरी को. उसके बाद तो बहुत सारे सेकेंडरी आ जाते हैं, तो वो सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगा? मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर. ठीक है, अब प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है आयनाइजेबल है, कोऑर्डिनेशन नंबर नॉन आयनाइजेबल है. प्राइमरी वैलेंसी की कोई डायरेक्शन नहीं होती, मींस नॉन डायरेक्शनल. और कोऑर्डिनेशन नंबर क्योंकि हमारा क्या होगा, ज्योमेट्री से डील करेगा, वो आपको ज्योमेट्री बताएगा मॉलिक्यूल का, तो वो क्या हो जाएगा? डायरेक्शनल इन नेचर. नेक्स्ट, प्राइमरी वैलेंसी इज यूटिलाइज्ड टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, वेयरएज कोऑर्डिनेटेड जो आपके सेकेंडरी वैलेंसी है, जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो कोवलेंट बॉन्ड के साथ डील करेगा. इट डजंट प्ले एनी रोल विद द ज्योमेट्री और शेप. एग्जैक्ट है, ऑक्सीडेशन स्टेट का ज्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं है, बट द कोऑर्डिनेशन नंबर डील्स विद द शेप और द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल. नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट डिसॉल्व इन आयनिक सॉल्वेंट, बिकॉज वो क्या करता है? आयनिक करेक्टर के साथ डील करेगा, जबकि ये आयनिक करेक्टर के साथ डील नहीं करते, तो ये आयनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होंगे. ऑक्सीडेशन स्टेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डैश डैश से, कि अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो हम 1 लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं, इस तरह से. एंड आप यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है, आप उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? डार्क लाइन से. जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज सेटिस्फाइड बाय आयंस, वेयर द कोऑर्डिनेशन नंबर इज सेटिस्फाइड बाय आयंस एंड मॉलिक्यूल्स. सो देख सकते हैं यहाँ पे COCl3 6 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया. इसको अगर मैं अरेंज करूँ तो मैंने अमोनिया CONH36 और क्लोरीन मेरा बाहर. तो क्लोरीन अगर वो है, जो है वो मेरा Cl3 जो है वो मेरा आयनाइजेबल पार्ट है. अगर यहाँ से रिमूव करूँ तो 3 नेगेटिव आ जाएगा कॉम्प्लेक्स के ऊपर, एंड NH3 बन जाएगी. और आप देख सकते हैं जो अमोनिया है वो हमने डार्क लाइन से उसको दिखाया है, 6 लिगेंड मेरे लगे हुए हैं, इनर स्पेयर है, नॉन आयनाइजेबल है. और क्लोरीन को बाहर से दिखाया है, द आउटर स्पेयर में रहेगा और वो आयनाइजेबल रहेगा. उसके बाद द एलिमेंट हैव टू सेटिस्फाई बोथ द वैलेंसी. क्या है कि आपका जो एलिमेंट होगा उसको दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, प्राइमरी वैलेंसी को भी, सेकेंडरी वैलेंसी को भी. बट कौन सी वैलेंसी को वो ज़्यादा सेटिस्फाई करने का प्रेफर करेगा? वो प्रेफर करेगा सेकेंडरी वैलेंसी को. ठीक है, क्या है, आपका जो एलिमेंट होगा उसको दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई करना है, बट इन एवरी केस फुलफिलमेंट ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी इज एसेंशियल. कि सेकेंडरी वैलेंसी को फुलफिल करना उसका फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा. जैसे आप एक कॉम्प्लेक्स में देख सकते हैं CONH3 4Cl3, यहाँ पे आयनाइजेबल मॉलिक्यूल कितने हैं? 3, और कोऑर्डिनेशन नंबर है 4. तो ये क्या करेगा? CONH3 4 मॉलिक्यूल और Cl2, और बाहर कितना क्लोरीन है? 1. अब मेरा आयनाइजेबल मॉलिक्यूल कितना हो गया? 1. और इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है, मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर जो पहले 4 था वो अब कितना हो गया? 6. मीन्स पहले वो अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को पूरा करेगा. ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा. नेक्स्ट, द सेकेंडरी वैलेंसी इज डायरेक्शनल इन नेचर, हैविंग ए फिक्स पोजीशन इन स्पेस. ठीक है, क्योंकि बॉन्ड बन रहे हैं मेरे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे होते हैं? डायरेक्शनल इन नेचर, कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, इन 6 कोऑर्डिनेशन नंबर द लिगेंड्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड ए फिक्स पोजीशन और 6 कॉर्नर ऑफ द ऑक्टाहेड्रन. इन केस ऑफ लेंथेनाइड द कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज अप टू 12. आपने पढ़ा ही है कि लेंथेनाइड के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या हो जाता है? 8, 10 और 12 इतना तक बढ़ जाता है. और ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे आयनिक बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं होती. बिकॉज ऑफ द आयनिक बॉन्डिंग विच इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, लिगेंड जस्ट टू अटैच विद द मेटल सरफेस. आयनिक बॉन्डिंग होगी तो लिगेंड क्या करेगा? कहीं से भी आके मेटल के सरफेस के साथ चिपकने की कोशिश करेगा, और जब लिगेंड इस तरह से चिपकते रहते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका इंक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट, आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स जो वर्नर ने स्टडी किए थे उसमें सबसे पहला कॉम्प्लेक्स था COCl3 6 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया. तो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, तो मेरे पास आयनाइजेबल क्लोरीन कितने आ जाएंगे? 3. तो फ्री क्लोरीन कितना है? 3. टोटल आयन कितने बन रहे हैं? 4. और कंडक्टिविटी है यहाँ पे 404. सेकेंड में सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के बाद फ्री मॉलिक्यूल बचा 2.
टोटल आयन कितने हैं 3, एक क्लोरीन, दो आयन आपके क्लोरीन का हो गया और एक आपका कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स, तो टोटल आयन बन गए 3 और कंडक्टिविटी हो गई आपकी 229। सेकंड में अगर आप देखें तो फ्री मॉलिक्यूल कितने हैं, सिर्फ एक क्लोरीन बचा है और टोटल आयन कितने हैं, एक क्लोरीन और एक कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स दैट इज 2 और कंडक्टिविटी हो गया आपका 97। और नेक्स्ट में आपके पास कोई फ्री मॉलिक्यूल नहीं है, तो इस केस में कंडक्टिविटी क्या होगी 0। तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर जितने ज़्यादा फ्री मॉलिक्यूल होंगे वहाँ पे आपका उतना ही ज़्यादा कंडक्टिविटी होगा, यानी कि जितने ज़्यादा फ्री आयंस होंगे उतना ही ज़्यादा कंडक्टिविटी शो करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं लिमिटेशंस ऑफ वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी के क्या क्या लिमिटेशंस थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ जाता है पेपर में स्टेटमेंट्स में। पहला पॉइंट है इट ओनली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड नॉट बॉन्डिंग पैटर्न। सिर्फ किसके बारे में डील किया, सिर्फ स्ट्रक्चर को डील किया कि ऑक्टाहेड्रल होंगे, टेट्राहेड्रल होंगे, स्क्वायर प्लेनर होंगे, बट बॉन्डिंग पैटर्न क्या है, किस तरह से उनके बीच में बॉन्डिंग होगी, वर्नर ने बॉन्डिंग के बारे में कोई बात नहीं की। ही ओनली describe the structure or you can say the geometry of the coordinated compound but didn't talk about the bonding pattern between the ions और molecules। ठीक है, कि bonding pattern क्या होगा उसको explain वो नहीं कर पाया। सेकेंड लिमिटेशन, एट द टाइम ऑफ वर्नर 90% ऑफ द कंपाउंड्स आर 6 कोऑर्डिनेटेड और 4 कोऑर्डिनेटेड। वो सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेशन नंबर को जानता था, 6 और 4। इसके बीच की कोऑर्डिनेशन नंबर इसको नहीं पता थे, तो सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात की। वन इज 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकेंड वन इज 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। थर्ड लिमिटेशन, इट डज नॉट डिस्क्राइब विच वन इज 4 कोऑर्डिनेटेड एंड विच वन इज 6 कोऑर्डिनेटेड। मतलब ये भी नहीं बता पा रहे थे कि 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स कौन से होंगे और 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स कौन से होंगे। फोर्थ, out of 4 coordinated complex which one is tetrahedral and square planar did not explain। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाता है तो उसमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कब बनेगी और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कब बनेगी, ये भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। सो पहली लिमिटेशन क्या थी कि बॉन्डिंग के बारे में कोई बात नहीं की, सिर्फ स्ट्रक्चर को बता रहे थे। दूसरी लिमिटेशन क्या थी कि उस टाइम पे 90% सिर्फ 6 कोऑर्डिनेटेड और 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स थे। फिर कि वो 4 कोऑर्डिनेटेड और 6 कोऑर्डिनेशन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। फोर्थ लिमिटेशन क्या कि अगर 4 कोऑर्डिनेटेड है तो शेप क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी या स्क्वायर प्लेनर, तो उस चीज़ को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ लिगेटिंग साइट और अटैचमेंट साइट्स ऑफ वेरियस लिगेंड टू द मेटल इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर, जो आपका 2 to 9 तक जा सकता है। अब व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर, फर्स्ट फैक्टर दैट इज द साइज ऑफ द मेटल आयन, कि आपके मेटल आयन का साइज कितना है, स्मॉल है या बड़ा है, छोटा है। सेकेंड फैक्टर स्टीरिक इंटरेक्शन बिटवीन लीगेंड, लीगेंड एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरेक्शन करते हैं, वहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा है या अट्रैक्शंस है या रिपल्शंस कम है, मीन्स किस तरह के स्टीरिक इंटरेक्शंस हो रहे हैं आपके लीगेंड के बीच में। थर्ड फैक्टर इज द इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लीगेंड, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका मेटल और लीगेंड के बीच में किस तरह के इंटरेक्शंस हैं। ठीक है, सो 3 फैक्टर्स आर देयर विच अफेक्ट the coordination number. First, size of the metal ion. Second, steric interaction between the ligand. And third is the electronic interaction between the metal and the ligand. ligand के बीच में स्टीरिक इंटरेक्शन होगा, लेकिन मेटल और ligand के बीच में कौन सी इंटरेक्शन होगी, इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शंस, बिकॉज ligand क्या करेगा, मेटल को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारे पास आता है रीजन ऑफ हाई कोऑर्डिनेशन नंबर एंड लो कोऑर्डिनेशन नंबर। कौन सा रीजन है जिसकी वजह से आपका हाई कोऑर्डिनेशन नंबर जाता है और लो कोऑर्डिनेशन नंबर जाता है। देखिए, अगर मेटल का साइज बड़ा है, लार्जर साइज ऑफ द मेटल आयन, तो बहुत सारे लिगेंड उसके साथ आके अटैच हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके मेटल का साइज ही छोटा है तो लिगेंड उसके ऊपर आके कम अटैच होंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाएगा। यानी कि मेटल का साइज अगर बड़ा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा। सेकंड फैक्टर, स्मॉल साइज ऑफ द लिगेंड, अगर लिगेंड आपके छोटे हैं तो उनके बीच में स्टीरिक रिपल्शंस कम होंगी, और अगर स्टीरिक रिपल्शंस कम हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लिगेंड आके मेटल के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका लिगेंड का साइज़ बहुत बड़ा है तो वहाँ पे स्टीरिक रिपल्शंस बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि मॉलिक्यूल मेरा अनस्टेबल हो जाएगा और वो हायर कोऑर्डिनेशन नंबर शो ना करके लो कोऑर्डिनेशन नंबर में जाएगा। थर्ड, मेटल विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर, मीन्स जितना ज़्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगा आपके मेटल पे, उतनी ही ज़्यादा उसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की।
एंड लो कोऑर्डिनेशन नंबर कब होगा, जब आपके मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, लो, यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो उस केस में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे आपका कॉम्प्लेक्स है ReH9 2 नेगेटिव, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो यहाँ पे हाई कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है। और जो आपका रीनियम है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, तो मेटल का साइज बड़ा है, तो और यहाँ पे ReH9 में अगर आप देखें तो Re मेटल का साइज बड़ा है और H यानी कि जो आपका लिगेंड है, लिगेंड का साइज स्मॉल है, दैट इज़ वाई इतने सारे लिगेंड आपके मेटल के साथ जुड़ गए हैं और वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपका बढ़ गया है। दूसरा मेटल आपका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी मेटल की बहुत ज़्यादा है, और यही करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेस पे आपका मेटल हायर कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है, ठीक है। नाउ अगर हम लो कोऑर्डिनेशन नंबर में बात करें, लिगेंड हैविंग टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड एक्वायर लार्ज सरफेस एरिया, कि अगर आपके पास इस तरह के लिगेंड है जो आपके क्या करते हैं, ज़्यादा सरफेस एरिया लेते हैं, फॉर एग्जांपल मल्टीपल बॉन्ड्स, लाइक आपके पास है ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या है, ये रिपल्शन ऑर्डर है, यानी कि जो ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगा, देन डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला जो लिगेंड होंगे अगर वो, तो वो क्या करेंगे, कम कोऑर्डिनेशन नंबर में जाएंगे रेदर देन हायर कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। क्या क्या पढ़ा हमने, हायर कोऑर्डिनेशन नंबर कब होगा, जब मेटल का साइज बड़ा होगा, लिगेंड का साइज छोटा होगा और मेटल पे हाई क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। लो कोऑर्डिनेशन नंबर कब होगा, जब मेटल स्मॉल होगी, लिगेंड बड़े होंगे और लिगेंड ऐसे होंगे जो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएंगे, जो ज़्यादा स्पेस एक्वायर करते हैं, जिससे स्टेटिक रिपल्शन बढ़ेगी, और जो मेरा एलिमेंट होगा वो मेरा हायर कोऑर्डिनेशन नंबर में ना जाके मेरा लो कोऑर्डिनेशन नंबर में जाएगा। सो टुडेज टॉपिक इज़ कंप्लीटेड। आज का वीडियो थोड़ा छोटा इसलिए रखा है क्योंकि आज हमने डीपीपी सॉल्व करनी है, डीपीपी नंबर 2, जो अभी तक के लेक्चर्स के जो हमने किया है उससे रिलेट करेगी। Till then, take care, bye, stay home, stay safe, and if you like this video, please like, comment, share. Also press the bell icon for more updates. Thank you very much.